नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान की जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। एक ऐसा इंसान जो पहले गुलाम था, फिर बना किंग मेकर और आखिर में खुद बादशाह। जी हाँ, आज हम जानेंगे गियासुद्दीन बलबन की कहानी। वो शख्स जिसने सल्तनत के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। अब जरा सोचिए, एक इंसान जिसे कभी बाजार में एक गुलाम की तरह बेचा गया हो, वो आखिर कैसे इतिहास के सबसे ताकतवर और कहना चाहिए सबसे खूंखार सुल्तानों में से एक बन गया? कैसे? चलिए इसी हैरत अंगेज सफर को आज हम परत दर परत खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन कुछ खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सल्तनत में उस वक्त क्या संकट चल रहा था, फिर कैसे बलबन सत्ता तक पहुंचा, उसकी वो मशहूर आयरन पॉलिसीज क्या थीं, और फिर उसकी जिंदगी का वो दर्दनाक किस्सा जिसने उसे तोड़ कर रख दिया। और आखिर में हम देखेंगे कि बलबन इतिहास में अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, बलबन के सीन में आने से पहले दिल्ली सल्तनत की हालत सच कहें तो बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। हर तरफ बस अफरा तफरी और एक अनिश्चितता का माहौल था। सुल्तान का जो पद होता था ना, उसकी इज्जत लगभग खत्म हो चुकी थी। हुआ ये कि महान सुल्तान इल्तुतमिश की मौत के बाद अगले करीब 30 साल सल्तनत के लिए बहुत ही बुरे साबित हुए। रज़िया सुल्तान के बाद तो हालत ऐसी हो गई थी कि दिल्ली की गद्दी मानो एक मजाक बनकर रह गई थी। सुल्तान आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कोई भी अपनी पकड़ बना ही नहीं पा रहा था। और जानते हैं इस सारी गड़बड़ी के पीछे कौन था? एक ग्रुप जिसका नाम था तुर्काने चिहालगानी, या जिसे चालीसा भी कहते हैं। ये असल में 40 सबसे पावरफुल तुर्की सरदारों का एक गैंग था। मजे की बात यह है कि इसे बनाया तो खुद इल्तुतमिश ने था, लेकिन अब ये लोग इतने ताकतवर हो चुके थे कि सुल्तान तो बस इनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था। असली सरकार तो यही लोग चला रहे थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर बलबन की। और यहां एक ट्विस्ट है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बलबन खुद इसी खतरनाक चालीसा गुट का मेंबर था। जी हां, वो कोई बाहर से नहीं आया था, बल्कि वो सिस्टम के अंदर का ही एक ऐसा खिलाड़ी था जिसे खेल के सारे नियम पता थे। बलबन ने बहुत ही सब्र और चालाकी से काम लिया। करीब 20 साल तक जब सुल्तान नासिरुद्दीन गद्दी पर था, तो असल में पर्दे के पीछे से असली पावर बलबन ही था। उसने एक एक करके अपने सभी दुश्मनों और कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाया। और जब उसे लगा कि अब मैदान पूरी तरह साफ है, तब जाकर साल 1266 में वो खुद सुल्तान बनकर सामने आया। अब सुल्तान बनते ही बलबन का सिर्फ एक ही मिशन था, सल्तनत की खोई हुई इज्जत और ताकत को वापस लाना। और इसके लिए उसने जो रास्ता चुना, उसे आज भी इतिहास ब्लड एंड आयरन यानी लौह और रक्त की नीति के नाम से जानता है। देखिए, बलबन के दिमाग में एक बात एकदम क्लियर थी कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं होता। सुल्तान जमीन पर खुदा का साया है, उसकी परछाई है, और इसलिए सुल्तान का हर फैसला खुदा का फैसला माना जाएगा। और अपनी इसी सोच को एक ऑफिशियल रूप देने के लिए उसने जिल-ए-इलाही का टाइटल लिया, मतलब ईश्वर की छाया। मैसेज एकदम साफ था, सुल्तान की बात को टालना मतलब सीधे सीधे खुदा की बात को टालना, और सुल्तान के खिलाफ जाना तो सबसे बड़ा गुनाह है। तो समझ रहे हैं, बलबन ने पूरी पिक्चर ही बदल दी। जहां पहले सुल्तान इन अमीरों के हाथ में खेलने वाले कमजोर लोग थे, वहीं बलबन का आइडियल सुल्तान एक ऐसा बादशाह था जिसके सिर्फ नाम से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाए। अब ये खौफ और इज्जत पैदा कैसे की जाए? इसके लिए उसने पर्शियन यानी ईरानी दरबार के बहुत ही सख्त नियम लागू किए, जैसे सिजदा, जिसमें सुल्तान के सामने जमीन पर लेटकर सलाम करना होता था, और पैबोस, मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। सोचिए, उसके दरबार में किसी को मुस्कुराने तक की इजाजत नहीं थी। हर तरफ एक डरावनी खामोशी छाई रहती थी। और हाँ, जब बात दुश्मनों या विद्रोह करने वालों की आती, तब तो उसकी पॉलिसी और भी सिंपल थी, ब्लड एंड आयरन। मतलब कोई माफी नहीं, कोई नरमी नहीं, जवाब सिर्फ और सिर्फ तलवार से दिया जाएगा। उसने विद्रोह को इतनी बेरहमी से कुचला कि लोग दोबारा सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पाते थे। और यहां आयरनी देखिए, जिस चालीसा गुट की सीढ़ी पर चढ़कर वो सत्ता तक पहुंचा था, सुल्तान बनते ही उसने सबसे पहले उसी सीढ़ी को तोड़ दिया। उसने एक एक करके चालीसा के सभी घमंडी सरदारों को या तो मरवा दिया, या फिर भरे दरबार में बेइज्जत करके उनकी सारी ताकत छीन ली। सिर्फ यही नहीं, बलबन ने सल्तनत के पूरे सिस्टम को भी ठीक किया।
उसने दीवाने अर्ज नाम से एक अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया। इसका मकसद था कि सेना सीधे और सिर्फ सुल्तान के कंट्रोल में रहे, किसी और के नहीं। उसका फोकस नए इलाके जीतने पर कम और मौजूदा सल्तनत के अंदर शांति और अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखने पर ज्यादा था। लेकिन कहते हैं ना, हर ताकतवर इंसान की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आता है जो उसे अंदर से तोड़ देता है। बलबन के साथ भी ऐसा ही हुआ, और यह कहानी एक शासक की नहीं बल्कि एक पिता की है। वो साल था 1285, एक ऐसा साल जिसने उस आयरन सुल्तान को, उस लौह सुल्तान को अंदर से पूरी तरह हिलाकर रख दिया। देखिए, सल्तनत की नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे मंगोलों का खतरा हमेशा बना रहता था। बलबन ने अपने सबसे काबिल और प्यारे बेटे शहजादा मोहम्मद को उसी सरहद की हिफाजत के लिए भेजा था, लेकिन मंगोलों से हुई एक भयानक लड़ाई में शहजादे की मौत हो गई। कहते हैं कि वो सुल्तान, जो पूरे दरबार में कभी मुस्कुराता तक नहीं था, अपने बेटे के गम में बंद कमरों में फूट फूट कर रोया करता था, और इस सदमे से वो फिर कभी उभर ही नहीं पाया। तो चलिए, अब आखिर में बात करते हैं बलबन की लेगेसी की, उसकी विरासत की। आखिर वो दिल्ली सल्तनत के लिए क्या छोड़कर गया? इतिहास उसे कैसे याद रखता है? तो बलबन को किस लिए याद किया जाता है? देखिए, सबसे पहले उसने सुल्तान के पद को वो इज्जत वापस दिलाई जो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। दूसरा, उसने चालीसा जैसे ताकतवर ग्रुप को खत्म करके एक मजबूत सेंट्रलाइज सरकार की नींव रखी। अपनी सख्ती से उसने सल्तनत को बिखरने से बचाया। और हाँ, इस सख्त इंसान के अंदर एक कला प्रेमी भी था, जिसने अमीर खुसरो जैसे बड़े शायरों को भी सपोर्ट किया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या बलबन की वो सख्ती, वो बेरहमी उस वक्त की जरूरत थी जिसने सल्तनत को बचा लिया, या फिर उसके बनाए खौफ के राज ने एक ऐसा खोखला सिस्टम बनाया जो उसके जाते ही ढह गया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।